के साथ वो समझौता हुआ है, क्या वो पैसे देगा? नहीं देगा। दूसरी बात, अगर रेट मार्केट में 2 रुपए किलो आलू है और उसने समझौता किया था 10 रुपए किलो आलू, क्या वो खरीदेगा? किसी भी सूरत में वो नहीं खरीदेगा, ई फॉर बट लगाएगा लेकिन खरीदेगा नहीं। क्या ऐसे में किसान अपनी फसल को का रेट ले? महिलाएं सड़कों पे आ गई हैं और जब महिलाएं आंदोलन करती हैं, महिलाएं कोई रूपरेखा तैयार करती हैं, तो वो किसी भी आंदोलन में असफल नहीं होती हैं। कोई भी काम है वो असफल नहीं होती है। अरे वो तो 1 किलो आटे में पूरे कुनबे ने 2 दिन ताई जमा दे हैं। मतलब उनमें वो ताकत होती है, जो महिलाओं की ताकत सरकार को समझ लेनी चाहिए। और नीता अहलावत, आप देख रहे हैं ग्राउंड मीडिया चैनल और आज हम पहुंचे हैं कंडेला में। यहाँ पर महिला पंचायत हो रही है जो कि किसानों के समर्थन में, और अभी हम आपकी बात करवाएंगे डॉक्टर संतोष दहिया मैडम से। पूछते हैं उनका क्या विचार है किसान आंदोलन के समर्थन में। जैसा कि आपको पता है कि नमस्कार मैडम। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सरकार है, खट्टर सरकार, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो काले कानून वापस नहीं लेंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब कोई भी वर्ग या कोई समुदाय आंदोलन करता है और अपने अधिकार की बात सरकार के सामने रखता है और सरकार उसको अनसुना करते हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या है। क्योंकि किसान अपने आंदोलन पे पिछले 3 महीने से बैठा है। 300 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार लोगों के द्वारा, लोगों की और लोगों के लिए होती है। सरकार का पहला काम है कि अगर कोई वर्ग कहीं कोई बात अपनी रखता है तो सरकार उसकी बात सुने, लेकिन लगातार सरकार अनसुना कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, तो मैडम आज हम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, महिला सशक्तिकरण यहाँ पर दिख रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि खट्टर सरकार या बीजेपी सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर कितना काम किया है और हम किसानों का सहयोग देकर कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आज किसान महिला सम्मेलन है ये, और किसान महिला खुद किसानी करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल वैसे आई हुई हैं, ये खुद किसान हैं, इसलिए ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहती हैं। क्योंकि महिला 50% देश का हिस्सा है। उस 50%, क्योंकि जब बेटियों की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नारा साकार नहीं होता है। जब तक बेटियां जब सड़कों पे आती है तो उन बेटियों की आवाज़ सुनी भी जाए। और ये आज बेटियां आज महापंचायत कर रही हैं। आप देख सकती हैं कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पहुँची हैं और अपनी बात रख रही हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, और क्योंकि आज मेरी अध्यक्षता में पंचायत हो रही है, तो मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि इतनी निष्ठुर ना बने, क्योंकि लोगों के द्वारा ही सरकार और लोगों के लिए ही सरकार होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जैसे हिटलर की जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। 300 से ज़्यादा लोग मरने के बावजूद एक ट्वीट तक नहीं किया जाता, एक बात नहीं की जाती, कोई संदेश सरकार की तरफ से नहीं आता। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो हम आज महिला शक्ति यहाँ इकट्ठा होकर सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि ये आंदोलन जो इतना लंबा चल रहा है, ये कुछ समय के बाद अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये आंदोलन उन सीमाओं को पार कर रहा है जब आपने कील गाड़ दी, जब आपने दीवारें खड़ी कर दी, जब 300 से ज्यादा लोग मर गए हैं, उसके बावजूद भी लोग नहीं हटे हैं। तो अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि हाँ, जब किसान अपनी बात रख रहा है तो हमें वो बात सुननी चाहिए। और आज उसी हिस्से का एक मतलब हिस्सा बनने के लिए आज महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं, ताकि सरकार हमारी बात सुने। क्योंकि किसानी अगर नहीं बची तो देश नहीं बचेगा, ये सोचना चाहिए। और किसान आज बेहद परेशान है। आप देखिए तो जीएसटी, पहले किसान जो अपनी चीज़ें खरीदता था, जो सामान कल्टीवेटर है, मशीनें हैं, ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, जो भी कुछ खरीदता था तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं होता था। वो आसानी से खरीद लेता था किस्तों पे, क्योंकि किसान कर्जदार है। हर किसान पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा कर्ज है किसान के ऊपर। आज उसके ऊपर 12% जीएसटी लगाई जाती है। आप देखिए तो कितना करोड़ों रुपया सरकार की तरफ किसानों की तरफ से सरकार को जा रहा है। उसके बावजूद किसानों की बात नहीं सुनी जाती। कोरोना में जब पूरा देश लगभग तहस नहस हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, 6 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई हैं। ऐसे में किसानी चलती रही। उन्होंने फसल भी बोई है, फसल काटी भी है, अन्न भी आया है, उसको बेचा भी है। तो आप ये देखिए कि जो किसानी 50% लोगों को नौकरियां, यानी रोजगार, नौकरी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं वहीं पे आपको तनख्वाह मिलती है, वही नौकरी है। इस बारे में भी हम आपसे पूछना चाहेंगे। कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल पे किसी ने बयान दिया था कि किसान भी तो उसी प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं जैसे और विभाग करते हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है, ये हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसान हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे, या उनकी बात सही थी, या आप उसके बारे में क्या कहेंगे?
वो बयान इसलिए देते हैं क्योंकि जब वो छोटी से सुई और हवाई जहाज तक, छोटे से छोटे सामान से लेके बड़े से बड़े सामान तक जो बनाते हैं उनका रेट वो खुद तय करते हैं, इसलिए उनको इतनी बड़ी बातें आ रही हैं। सरकार किसानों के जो फसल है उसका रेट सरकार तय करती है, क्योंकि सरकार को नहीं मालूम कितनी लागत आई है, कितना खर्चा आया है, उनकी जमीन है, उनका बीज कितने की थी, खाद कितने की थी, ये उन लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें कर रही। किसान है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा है, वो लोग तो बड़ी बड़ी कंपनियों वाले जो लोग हैं वो मैक्सिमम बेनिफिट की बात करते हैं। वो अपना जो भी कुछ बनाते हैं, एक पेन बनाया फॉर एग्जाम्पल, वो एक रेट निर्धारित करते हैं, ये पेन 20 रुपए का है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो, कहीं सरकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। लेकिन एक किसानी है जिसमें सरकार का 100% इंटरफेरेंस रहता है। ना ही किसान से ही पूछा जाता है कि उसके ऊपर खर्चा कितना आया, कितनी लागत आई है, कितना उनको मिलना चाहिए, ना ही कमेटी में कोई किसान होते हैं। ये ऐसी कमरों में बैठे हुए लोगों को क्या मालूम तपती हुई धूप में काम करना क्या होता है, ठिठुरती हुई सर्दी में काम अच्छा करना मैडम, क्या अब होता है। आप हमें ये बताइए, यदि सरकार वापस नहीं लेती है काले कानून, और जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने से ये चल रहा है, तो आगे इसको कितना लंबा लेके चलेंगे? देखिए, किसान ठान चुका है, हम लगातार ये बात भी कर रहे हैं, किसान ठान चुका है और ये आर पार की लड़ाई है। और ये मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों को, ये लड़ाई किसान की लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई उस गरीब के लिए है जिसके पास जमीन नहीं है। मान लो सरकार रेट नहीं देती है तो किसान अपने जोगा तो कर ही लेगा, वो फालतू क्यों बोएगा जब उसको जरा सा भी अपने जितनी लागत है उतना भी नहीं मिलेगा, तो किसान फालतू क्यों बोएगा। जब फालतू नहीं बोएगा तो जो गरीब लोग हैं उनके पास कहाँ से आएगा। सरकार खरीद नहीं रही है, खरीदेंगे कौन, कारपोरेट लोग। वो जब खरीदेंगे तो सरकार के लोग जब नहीं खरीदारी करेंगे तो उन लोगों को कहाँ से देंगे जिनको सब्सिडाइज रेट पर सस्ते दाम में अनाज और दालें सब्जियां दिए जाने का एक प्रावधान किया गया था सरकार की तरफ से। वो कैसे आएगा, उन लोगों को कहाँ तक मिलेगा। जैसे किसान मिड डे मील में भी वही भोजन कहाँ से पहुंचाएंगे? बिल्कुल मिड डे मील है, दूसरे गरीब लोगों को जो हम सस्ते रेट पे सरकार की तरफ से दिया जाता है वो सारा कुछ है, वो कहाँ से देंगे जब सरकार खरीदेगी नहीं तो सरकार कहाँ से देगी, कहाँ से वो सब्सिडी मिलेगी। वो कारपोरेट लोग जब अपने गोदामों में अनाज या सब्जियां भर लेंगे वो तो तब बाहर निकालेंगे जब मैक्सिमम रेट उनको मिलेगा, वो सस्ते दाम में नहीं देंगे। तो ऐसे में गरीब लोगों का क्या इन होगा। सब बातों के बावजूद भी सरकार तस से मस नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगता है आगे और क्या स्टेप आप चाहते हैं कि आगे होने चाहिए इसमें, ताकि सरकार को ये पता चल जाए कि अब किसान वो किसान नहीं रहा जो अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ता था, अब किसान जो है अपने हक के लिए रोडों पे उतर आया है। तो आपको क्या लगता है कि इसको अब हम क्या इस किस लेवल पे लेके जाएंगे? देखिए, ये उसी में आज जो महिला पंचायत हो रही है ये मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि आज सरकार को शायद ये समझ में आ जाएगा कि अब महिलाएं सड़कों पे आ गई हैं, और जब महिलाएं आंदोलन करती हैं, महिलाएं कोई रूपरेखा तैयार करती हैं, तो वो किसी भी आंदोलन में असफल नहीं होती हैं। कोई भी काम है वो असफल नहीं होती है। अरे वो तो 1 किलो आटे में पूरे कुनबे ने 2 दिन ताई जमा दे हैं, मतलब उनमें वो ताकत होती है। जो महिलाओं की ताकत सरकार को समझ लेनी चाहिए, और अब महिलाएं आंदोलन में शामिल हो जब चुकी हैं। हमारे हरियाणा से जैसे कल्पना चावला जैसी बेटियां निकली हैं और बहुत सारी, तो आज महिला सशक्तिकरण और इस महिला मोर्चा के द्वारा आप लोग भी ये दर्शा दोगे कि हाँ हम किसी से देखिए, आज महिलाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि सरकार 300 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और 300 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, उसके बावजूद सरकार बिल्कुल चुप है और बिल्कुल इंटरवीन नहीं कर रही है, बिल्कुल बात नहीं कर रही है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए आज यहाँ महिलाओं की पंचायत बुलाई है, ताकि सरकार को ये पता लग जाए कि सरकार इन की बात सुनो, क्योंकि महिलाएं भी हमारे यहाँ किसानी करती हैं और महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आज महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा है, आज तेल आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर 2 महीने में 200 रुपए बढ़ गया है, इतनी महंगाई। और इधर से किसान जो खेती करेगा उसको भी आप प्राइवेट कारपोरेट्स जो लोग हैं, प्राइवेट एजेंसियों को आप सौंपने जा रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जिनके घरों में चूल्हा आज भी जलने नहीं जल रहा है, वहां भी आज भी जलाने के लिए उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, उनका क्या होगा। क्या उनको देश के लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक और सवाल मैडम, जैसा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान हरियाणा से ही शुरू किया गया था, पर क्या लगता है आपको हरियाणा में बेटियां आज उस मुकाम पर हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये नारा सफल है?
देखिए, बेटियां तो कभी भी सुरक्षित नहीं रही। सरकारें आई चली गई, कोई भी सरकार है, मैं सरकार की बात नहीं करूंगी, लेकिन जो सत्ता में होते हैं उन्हीं से सवाल किया जाता है। इसलिए मैं आज की सरकार से भी ये सवाल करना चाहती हूँ, कोई भी सरकार आई आज़ादी के बाद किसानी को कभी भी किसी ने महत्व नहीं दिया, लेकिन आज जो सत्ता में लोग हैं उनसे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, जब 300 से ज़्यादा दिनों से लोग बैठे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो लोगों की बात सुने। महिलाओं का केवल नारा देने से, किसानों को नारा देने से, मतलब बड़े बड़े भाषणों से, बड़े बड़े नारों से परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है ग्रास रूट लेवल से, लोगों की समस्याओं को उनसे निजात दिलाने से। आज हर व्यक्ति परेशान है, लोगों ने सिलेंडर लेने बंद कर दिए हैं, लोग दोबारा से चूल्हे पे आ गए हैं, अपने खेतों से लकड़ियां लेकर आ रहे हैं, उससे रोटियां बना रहे हैं। तो एक बार सोचना चाहिए कि कहाँ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, आज देश में हो क्या रहा है ये सोचना चाहिए। क्योंकि आज महंगाई चरम पर है, लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आता कि सरकार क्या कर रही है, और एक बार भी सरकार कोई बयान नहीं देती इतनी महंगाई क्यों है, इतने हालात खराब क्यों हैं, सरकार एक बार भी बात नहीं जैसा करती। कि आपने अभी डिजिटलाइजेशन का जिक्र किया, तो उस विषय पे भी हम बात करना चाहेंगे कि किसान तो इतना इतना पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा जैसी जो जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं कि वो किसानों के फायदे में है? देखिए, किसानों को तो सबसे पहली चीज़ है, जिसको ABCD नहीं आती वो सेंटेंस कैसे लिखेगा, उनको मालूम नहीं है कि अपनी फसल का ब्यौरा वो कैसे दें। सबसे पहली चीज़ ये कह रहे हैं कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लो बड़ी बड़ी कंपनियों से, वो आपको अच्छे रेट देंगे। मैं पूछना चाह रही हूँ, ये किससे कॉन्ट्रैक्ट करें? उनको यही नहीं मालूम कि गांव की जो चार दीवारी है उससे बाहर कैसे निकलना है, सिवाय घर और खेत उनको नहीं मालूम, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, पेप्सिको ने पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन्होंने एक कड़ा दे दिया था, जब आवक अच्छी हुई तो कड़ा दे दिया, बोले जो कड़े से पार हो जाएगा वो आलू नहीं खरीदेंगे, जो पार नहीं होगा वो खरीद लेंगे। अब किसान तो भगवान तो है नहीं कि जमीन के नीचे आलू कैसा होगा, मोटा है, पतला है, काला है, पीला है, वो तो केवल फसल बो सकता है। और अगर वो फसल खराब हो जाती है तो वो पैसे क्या देगा? जिसके साथ वो समझौता हुआ है, क्या वो पैसे देगा? नहीं देगा। दूसरी बात, अगर रेट मार्केट में 2 रुपए किलो आलू है और उसने समझौता किया था 10 रुपए किलो आलू, क्या वो खरीदेगा? किसी भी सूरत में वो नहीं खरीदेगा, ई फॉर बट लगाएगा, लेकिन खरीदेगा नहीं। क्या ऐसे में किसान अपनी फसल को का रेट ले सकता है? नहीं मिलेगा उसको। ज्यादा से ज्यादा SDM के पास वो जा सकता है, लेकिन SDM क्या करेगा? SDM एक किसान जो फटे हुए कपड़ों में है, पसीने की स्मेल आ रही है, टूटी हुई जूतियों में है, उनकी सुनेगा, या जो AC कमरों से निकलकर कोट पैंट में है, हाथों में बड़ी बड़ी डायरियां हैं, बड़े बड़े महंगे पॉकेट में पेन लगे हुए, क्या उनकी सुनेगा या उस किसान की सुनेगा? और अगर वहां पर कुछ उसको नहीं मिलता तो कहाँ जा सकता है? वो DC के पास जा सकता, DC भी कमेटी बनाएगा, मतलब वो कोर्ट में नहीं जा सकता। एक वहां पर भी प्रोविजन कर दे, तुम कोर्ट में नहीं जा सकते, तुम जो मर्जी तुम्हारे साथ हो तुम बोल नहीं सकते। मैडम, ऐसा भी कहा जा रहा है कि किसानों को यही नहीं पता कि काले कानून है क्या, उन्हें यही नहीं पता कि ये उनके फायदे के हैं या नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि किसानों को अपने हक के बारे में नहीं पता? क्या उनको ये समझ नहीं है कि ये काले कानून सही हैं या गलत हैं? क्या सरकार ये बात सही कह रही है? देखिए, किसान भोला जरूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, ये समझ लेना चाहिए सरकार को। किसानों को सब पता है कि ये कानून जो है वो किसानों के हक में नहीं है, इसीलिए किसान वहाँ बैठा है। नहीं तो 300 लोग मरना और 300 से लंबा आंदोलन चलाना आसान नहीं होता। और लोकतंत्र में जब वो वहाँ सड़कों पर आए हैं तो सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग जो हमसे नाराज हैं, जो सरकार से नाराज हैं, उनसे वार्तालाप करें और जो भी समस्या है, जो भी व्यवधान है उसको दूर करें और किसानों की बात सुनें और उनका फैसला करें। एक और सवाल हमारा, जैसा आपको पता है कोरोना महामारी में सब कुछ बंद कर दिया गया था, सुरक्षा की बातें की जाती हैं, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और हमारे किसान भाई अभी भी बॉर्डरों पे बैठे हैं, तो क्या वहाँ वो सुरक्षित हैं? वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोरोना के लिए तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि पता ही नहीं क्या है ये, क्या नहीं है। हाँ, इस वायरस का तो किसी को नहीं मालूम, इसमें तो जो गाइडलाइन नहीं, होती पर है फिर हम भी लोग जैसे फॉलो हम करते हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सरकार इस पे क्या चाहती है कि भाई, वैसे तो कहती है कि कोरोना है और वहाँ किसान हमारे जो बैठे हैं उनके लिए उनको चिंता नहीं है, क्या उनको कोरोना नहीं हो चिंता जाएगा? होती तो 300 दिन थोड़ी बैठते। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।